हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेमेस्टर 5th की जो हमारी एजुकेशन की बुक है, उसमें जो मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव हमारी बुक का नाम है। हिंदी में बुक का नाम है कार्यस्थल को समावेश बनाना। ये हमारी बुक है सेमेस्टर 5th की और इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें मैं वीडियो नंबर 1 बना चुकी हूँ। ये हमारी वीडियो जो है ये हमारी 2 है, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो 2 है। जिसने भी वीडियो 1 नहीं देखी है वो पहले वीडियो 1 देखना, फिर इस चैप्टर की सेकंड वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि सेकंड वीडियो में क्या पढ़ाया गया है और कैसे पढ़ाया गया है। क्योंकि जब तक हम फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें सेकंड वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर का जितना भी था मैंने वो सारा पढ़ाया है वीडियो 1 में, तो आप वीडियो 1 को ज़रूर देखना, फिर इस वीडियो को देखना। ओके, चलिए मैं आज आपको विकलांगता की प्रकार बताने वाली हूँ। विकलांगता के कितने प्रकार हैं और विकलांगता कितने प्रकारों की होती है और कितने प्रकारों को रखा गया है। RPWD अधिनियम, जो RPWD अधिनियम है, RPWD अधिनियम ये हुआ था 2016 के अंतर्गत हमारी 21 विकलांगता को इस सूची में रखा गया है। यानी RPWD 2016 में जो हमारा सूचना बनाई गई थी, उसके अंतर्गत हमने 21 विकलांगता को देखा है और इस विकलांगता को हमें यहाँ दिखाया गया है कि 21 विकलांगता होती है। अब देखिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, RPW अधिनियम यानी RPW अधिनियम के अंतर्गत जो 2016 में बनाया गया था, कौन कौन सी विकलांगता को रखा गया है या कितनी विकलांगता रखी है। टोटल कितनी रखी गई हैं? 21। अब ज़रूरी नहीं है सारी आपको याद हो, तो मैं आपको जो इजी सी हैं, जो आपने नॉर्मली लाइफ में भी सुनी होंगी, आप उनको याद कर सकते हैं और उनको पेपर में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 16 की 16 ही, 21 की 21 ही लिखो। पहले आप विकलांगता की परिभाषा लिखेंगे, फिर पहले आप लिखेंगे विकलांगता क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या लिखेंगे? पहले विकलांगता क्या है आधे पेज में, फिर विकलांगता की परिभाषा, एटलीस्ट 2 पेज तो भर ही जाएंगे। विकलांगता की 3 परिभाषा है। फिर विकलांगता कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे समाज में चली आ रही है, यानी प्राचीन काल में, फिर स्वतंत्रता के बाद, और उसके क्या क्या मॉडल हैं। मॉडल भी आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो थोड़े थोड़े। तो इन सभी चीज़ों में एटलीस्ट 4 तो पेज आराम से भर जाएंगे, 4 या 5, ठीक है। फिर उसके बाद में विकलांगता की आप ये जो हमारी 21 प्रकार की विकलांगता है उसके बारे में लिखोगे, विकलांगता के प्रकार, जिसमें से अगर आप 8-10 भी लिखते हो तो इनफ है। फिर उसके बाद में अगर आप कंक्लूज़न लिख देते हो तो यही 7-8 पेज आराम से बन जाएंगे। और 7-8 पेज का ही हमें आंसर लिखना होता है, मिनिमम 8 या 9 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता, ठीक है। तो इन पेजों में आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताती हुई चलती हूँ विकलांगता की क्या क्या प्रकार हैं या कितने प्रकार की विकलांगता होती है। पहला होता है अंधापन। अंधापन आपने भी सुना होगा, जो व्यक्ति देख नहीं सकते, दृष्टिहीन होते हैं, वो व्यक्ति अंधेपन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है लो विज़न। लो विज़न में क्या होता है, अगर किसी की आइज़ का विज़न ये नहीं है तो वो लो विज़न के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंधापन, लो विज़न, ये दोनों ही आँखों की परेशानी से संबंधित है, यानी आँखों में जो परेशानियाँ होती हैं वो होती हैं। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट आता है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, सारे याद कर सकते हैं। मैं आपको जो जो इजी से हैं वो बता दूंगी, ठीक है। और मैं आपको दिखा सारे दूंगी, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ मैं ये भी याद कर सकता हूँ, ये नाम भी मेरे लिए इजी है, तो मैं ये भी याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इजी बता देती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा बहरापन। बहरापन जिसमें आप सुन नहीं सकते या आपकी सुनने की जो क्षमता है वो कम है, वो आपकी बहरेपन के अंतर्गत आता है, जिसमें आप सुनने की क्षमता खो बैठते हो या बहुत कम हो जाती है, जो आपको बुजुर्ग की हालत में होता है, यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं वो, या जो शुरू से ही मतलब बचपन से बहरे पैदा होते हैं, उनको भी ये बहरेपन की समस्या होती है। नेक्स्ट हमारा ये आता है, फिर आती है हमारा 6 बौनापन। बौनापन जब कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाता तो वो बौनेपन का शिकार होता है। आप भी सुनते आए हो, ये तो बौना है, बौना चिढ़ाते हैं, तो वो बौनापन एक बीमारी है, एक अक्षमता है, एक विकलांगता के रूप में देखा जाता है, ठीक है, बौनेपन को भी। नेक्स्ट अब हमारा आता है बौनेपन के बाद बौद्धिक अक्षमता, यानी
किसी भी चीज़ को सीखने समझने की क्षमता ना होना बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आता है, जिसमें हम किसी भी कार्य को सीखने समझने की क्षमता नहीं रखते, हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, तो वो बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी वो बीमारियां होती हैं जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं। जब इंसान अपने बारे में अच्छे से नहीं सोच सकता, नहीं कुछ कर सकता अपना, तो वो मानसिक बीमारी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जिनको हम पागल भी बोलते हैं, मानसिक बीमारी के लोग पागल भी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये आ जाता है, अगर आप चाहें तो इनके भी नाम याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये फिर ये मैं आपको सिर्फ इजी से नाम बता रही हूँ जो आप इजीली याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जो इजीली याद हो सकते हैं, विशिष्ट सीखने की क्षमता, यानी किसी भी कार्य को सीखने की क्षमता ना होना, मतलब विशिष्ट चीज़ों को सीखने की क्षमता ना होना। जैसे किसी व्यक्ति को सुनने, सोचने, बोलने और लिखने और वर्तमान या गतिविधि गतिविधि जैसे गुणा करने की क्षमता ना होना, ये विशिष्ट सीखने की क्षमता है, क्योंकि ये नॉर्मली सब में होती है, तो ये विशिष्ट सीखने की क्षमता आ जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ये, अगर आप चाहें तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, मैं कोई दबाव नहीं दे रही हूँ, नहीं जो मैंने बताया आप वही याद करो, नहीं जो आपको इजी लगे वर्ड या जो आपको लगे हाँ हम ये याद कर सकते हैं वो याद कर लेना। वाक और भाषा विकलांगता, जो व्यक्ति भाषाओं में विकलांगता देखते हैं, जैसे कि कोई विकलांग है जो बोल नहीं सकता, वो इस विकलांगता के अंतर्गत आता है। फिर आता है थैलीसीमिया विकलांगता, जो कि हमारे रक्त के अंतर्गत होता है, ये हमारे रक्त से रिलेटेड है। थैलीसीमिया जो हमारे रक्त के अंदर होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र भी होता है। फिर ये नेक्स्ट है हमारी, आगे चलते हैं। फिर हमारी ये आ जाती है, और फिर आती है हमारी बहुविकलांगता। बहुविकलांगता एक से अधिक विकलांगता होना बहुविकलांगता है, ये भी और एक विकलांगता की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक से अधिक विकलांगता को एक साथ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी ये दो विकलांगता बचती हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरी 21 की 21 याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको पूरी याद नहीं होती हैं तो आप कुछ छोड़ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारी आती हैं विकलांगता की पहल। जो विकलांगता की पहल हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि विकलांगता की कौन कौन सी पहलें या कितनी पहलें चलाई गई या कब कब पहलें चलाई गई। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलें चलाई गई, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और समान स्थिति को बनाए रखने के लिए कई पहले चलाई गई। पहले का मतलब है नई, मतलब कदम उठाए गए कि कैसे हम किसी व्यक्ति को समान रख सकते हैं जो विकलांग है, तो इसी को पहले कही गई हैं। पहला जो है वो है मानसिक विकास और उसके इलाज को समझने के लिए 1949 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की गई, यानी 1949 में एक पहल चलाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, और इसमें जो मानसिक बीमार लोग थे उनके लिए ये पहल चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान बनाया गया देहरादून में, जिसमें इन दृष्टि के ऊपर जोर दिया गया, जो वो इस बात पर ध्यान देता है कि कौन व्यक्ति विकलांग है और कौन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी नेक्स्ट पहल बनाएगी भारत में पहला शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसमें जो व्यक्ति विकलांग है उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया, एक सामान्य स्कूल प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया। ये एक सामान्य रूप प्रणाली यानी जो सामान्य स्कूल होते हैं उनके रूप में ये स्थापित किया गया, जो जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी बच्चों के लिए खुला था, यानी इसमें सभी बच्चों को एडमिशन लेने की परमिशन थी, यानी वो किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, या उनके पास पैसा हो या ना हो, सभी के लिए ये खुला था। और चाहे वो विकलांग हो या ना हो, सभी के लिए स्कूल खोला गया शिक्षा आयोग के अंतर्गत, और सभी को समान रूप में शिक्षा देने की बात की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 1970 के विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, यानी सभी को एकीकृत कर जो शिक्षा दी गई उसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी आती है पहल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहल चलाई गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शारीरिक और मानसिक रूप में अक्षम लोगों को बुनियादी जीवन शैली के लिए तैयार करने के लिए सामान्य समुदाय के साथ एकीकृत करने का अपना उद्देश्य निर्धारित किया। यानी जो मानसिक और बौद्धिक रूप से समान नहीं है व्यक्ति, मतलब जिन्हें मानसिक या बौद्धिक रूप से कोई भी परेशानी है, उनके लिए ये समुदाय बनाया गया और उनको बेसिक नीड की चीज़ें सिखाई गई। POR के अपनाने के माध्यम से लागू किया गया और ये POA के माध्यम से लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 1987 में मानसिक संसाधन विकास मंत्रालय। ये विकास मंत्रालय बनाया गया ताकि सभी का विकास एक साथ और सभी के साथ सभी का विकास हो सके, कोई भी पीछे ना छूट जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पहल चलाई गई भारत सरकार ने 1990 के में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, जिसे DPEPB कहा जाता है, DPEPB कहा जाता है, जो कि 1990 के तहत चलाया गया, यानी 1990 में चलाया गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है 1992 में भारत की संसद ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम यानी RCI या एक्ट अधिनियम किया, यानी ये एक्ट बनाया गया ताकि विकलांग लोगों के साथ भेदभाव कम हो। नेक्स्ट आता है हमारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन। ये 1989 में चलाया गया ताकि सभी के लिए समान, ये जो सारी चीज़ें ये सभी को समान अधिकार के रूप में लाने के लिए किए गए हैं। ठीक है, बच्चों के साथ नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत बताया गया कि जो बच्चे हैं उनके साथ नस्ल, रंग, जैसे काले बच्चों को दूर रखा जाता है, ऐसे नहीं। लिंग, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर कोई नहीं, राष्ट्रीय जाति, इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पहल हुई 1994 में सलमका का बयान, यानी ये 1994 में एक पहल हुई, जिसमें जो स्कूल के जो बच्चे थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया और उनकी जो विकलांग लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देकर उनकी समस्या को दूर किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पहल है हमारी विकलांग व्यक्ति अधिनियम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो आया था 1995 में। ठीक है, जो विकलांग व्यक्तियों पर जोर देता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, थोड़ा अजीब नाम है ये, 2000 में आया, जिसमें हम देखते हैं कि जो वो बहिष्कृत समाज में जो बच्चे होते हैं उन पर ध्यान दिया गया है। बहिष्कृत समाज, जिनको हम समाज से अलग कर देते हैं, वो समाज बहिष्कृत समाज होते हैं और उन पर ध्यान दिया गया। देखिए बहुत सारे हैं, आप इनको देख सकते हैं, यहाँ ये आगे और भी हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा 2009 का। 2009 में क्या हुआ, 2009 में एक ऐतिहासिक बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आया। 2009 में एक ऐतिहासिक यानी एक ऐसे अधिकार दिया गया बच्चों को मुफ्त शिक्षा के, जो हम आज भी देख सकते हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं, आपके जो आसपास में गवर्नमेंट स्कूल होंगे उसमें जो 9th तक बच्चे होते हैं, यानी 9th तक, 14 साल में हम 9th में पहुंच जाते हैं, 9th तक जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मुफ्त 9th तक नहीं, हम 8th तक देते हैं, 8th तक हमें बुक्स मिलती हैं, 9th में हमें बुक्स खरीदनी पड़ती हैं। तो 9th तक 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त चीज़ें दी जाती हैं। तो ये हमारे इस अंतर्गत रखा गया ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं और जो गरीब हैं उनको भी ये शिक्षा दी जा सके और सभी बच्चे शिक्षा ले सकें। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसकी जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी उस पर ध्यान दिया गया और ये 2000 में आया था। इसमें क्या हुआ, बुनियादी ढांचे पर मिली जो
हमारा इस पर जोर दिया गया है वो बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। फिर हमारा एक और आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो आता है हमारा 2005 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी हमारा बुनियादी ढांचे के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोग देख लेना, अगर चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ ये चैप्टर पूरा हो जाता है। मुख्य बिंदु अगर आप चाहते हैं तो एक बार इनको भी रीड आउट कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बाद में करवाऊँगी पूरे। यहाँ हमारा पूरी वीडियो खत्म हो जाती है। यहाँ हमारी पूरी वीडियो यानी पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और आप सभी ने अच्छे से नोट्स बना लिए हों, और आप सभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी और पूरी वीक का एक बार रिवीजन भी करवा दूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें और सारे अपनी फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।